गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग साइंस के जीव विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर। और ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक 2023 के लिए है, पढ़ाया जा रहा है और यूट्यूब पर चालू हो चुका है। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल पे आप लोग आकर देख सकते हैं। हिंदी का पूरा एक चैप्टर पूरा कर दिया गया है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है जिसको हम कल या परसों होकर कल में या तो परसों करा देंगे उसको। हम लोग अजैब प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर का पहला चैप्टर है यह। एनसीईआरटी बुक से हम कवर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 वाले लोग भी देख सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग भी देख सकते हैं। अब देखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम क्या है सबसे पहले जानेंगे हम लोग। तो हम जैव के मतलब सजीव तथा अजैव, सजीव तथा अजीव, अजैव निर्जीव। एक छोटा सजीव के बारे में हम लोग पहले से जान चुके होंगे स्टूडेंट, 8 में 9th 8 7 में पढ़े होंगे। निर्जीव के बारे में भी कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखे होंगे या गाय को जुगाली अति गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, सजीव है। हम जब किसी व्यक्ति को, कोई कुत्ते हो या गाय हो, भैंस को जुगाली करते हुए देखते हैं, हम कुत्ते को बिल्ली को खाना दूध पीते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं क्या है यह एक सजीव जा है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे क्या ये सजीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते कि वे सजीव है। यानी कोई कुत्ता या कोई मनुष्य, कोई लड़का या लड़की सोई हुई है तो क्या हम जानेंगे ये सजीव है। तो हाँ, हम जानेंगे। किस आधार पर जानेंगे, हम लोग जानेंगे क्योंकि वह सांस ले रहा है, जिस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सजीव जानवर है। इस तरह से हम लोग पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है। पौधे के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे कि वे सजीव है। तो हमसे कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधे के बारे में क्या कहेंगे कि जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है, तो वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग बोल सकते हैं कि पौधे के बारे में कैसे जानेंगे कि ये सजीव है या सजीव है। तो पौधे के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, वो हरे दिखता पौधा तो हम लोग क्या कहते हैं, सजीव। लेकिन हरे पौधा पत्ता ना दिखे, पौधे ना दिखे, हरे ना दिखे, तब कैसे जानेंगे। तो वो उसको हम कहेंगे कि कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में समय के साथ साथ क्या होती रहती है, पेड़ में, पौधे में वृद्धि होती रहती है। तो उससे हम कहते हैं क्या है, ये सजीव है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट। वृद्धि करते, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते। किस पे, कुछ गतियों पर विचार करते कि वृद्धि संबंधित अन्य गतियाँ हो सकती है। वृद्धि संबंधित क्या हो सकती है, अन्य गतियाँ हो सकती है। लेकिन वो पौधा भी सजीव है, लेकिन वो पौधा भी क्या होता है, सजीव है, जिसमें वृद्धि और प्रलक्षित नहीं होती है। अब मान लीजिए वृद्धि गति या अन्य गतियों से भी हम जान सकते हैं, लेकिन वो पौधा सजीव है, जिसमें वृद्धि और प्रचलित नहीं होती, क्या वो पौधा सजीव हो सकता है। कुछ जंतु सांस लेते हैं, कुछ जंतु क्या होते हैं, सांस लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, क्या वे भी सजीव है। कुछ जंतु सांस लेते लेकिन वो क्या करते हैं, गति रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देते, क्या वो भी सजीव हो सकते हैं। अतः हम दिखाई देने वाला गति जीवन के परिभाषित लक्षण के बारे के लिए पर्याप्त नहीं है। अब आते स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं अति सूक्ष्म केवल स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती है। अति सूक्ष्म होने वाले स्केल क्या होती है, गति आँखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए हम अणुओं की गतियाँ, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। जो अदृश्य होती है आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बारे में स्टूडेंट समझेंगे हम लोग। तो यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो वह उत्तर सकारात्मक होगा। यदि हम किससे उत्तर करें तो स्टूडेंट
जो किसी जीव वैज्ञानिक व्यवसाय से करे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होगी। आणविक गति क्या होती, नहीं होती, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित न करते हो। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग ने जाने। इसके बाद फिर आगे पढ़ते हम लोग, अभी कुछ डीप में नहीं जा रहे, धीरे धीरे चलेंगे। जब जीरो लेवल से चलेंगे हम जीरो से जीरो लेवल को आपको चलेंगे, जिससे आप लोग को क्या हो सके, समझ आ सके, और हायर लेवल तक चलेंगे। जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे हम लोग। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को एकदम धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। तो जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है, पूर्व कक्षाओं में हमने यह देख चुके हैं। सजीव की संरचना सुगठित होती है। सजीव की संरचना कैसी होती है, सुसंगठित होती है। उसमें उत्तक भी हो सकते हैं, उनमें क्या हो सकता है, टिश्यू उत्तक भी हो सकते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है, हो सकते हैं। उत्तकों में कोशिकाएं होती है। उत्तकों में क्या होती है, कोशिका होती है, और कोशिका से छोटे घटक होते हैं, और कोशिका में से क्या होते हैं, छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण क्या होती है, विघटित होने लगती है। पर्यावरण के प्रभाव के कारण क्या होने लगती है, विघटित होने लगती है। विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। यदि कौन पर्याप्त सुव्यवस्थित संरचना के समय के साथ जो समय पर्यावरण के प्रभाव के कारण जो विघटित होती है, होने लगती है, यह व्यवस्था टूट जाती है तो क्या होगा, जीव कोई भी जीवित समय अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती है, नहीं जीवित रह पाएंगे। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों को किसकी जरूरत होती है, शरीर के मरम्मत के लिए तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं किसमें, अणुओं से बनी होती है। सभी संरचनाएं किससे बनी होती है, अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए, अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने के आना चाहिए। सजीव में अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से, आइए खोजते हैं। सजीव में कौन कौन से हमें अनुरक्षण प्रक्रम है, उनके बारे में हम देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है, इनके बारे में समझेंगे स्टूडेंट। आप लोग नोट्स तैयार करते चलिएगा, लिखिएगा ऊपर कॉपी में कि जैव प्रक्रम क्या है, इस बात को लिखिएगा यहाँ से यहाँ, जैव प्रक्रम क्या है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं तब लिखेंगे स्टूडेंट। तो जीवों के जैव प्रक्रम आप लोग लिख लीजिएगा क्या है, आंसर जब बोलेंगे तभी लिखिएगा, अभी पहले समझिए आप लोग। जीवों का अनुरक्षण कार्य नियंत्रण होना चाहिए। जो जीव का अनुरक्षण होता है, कार्य क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब तक कि वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। कोई जब तक चलता रहता है कि जब तक वो कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे होते तो अपनी कक्षा में बैठे हों अथवा अपनी कक्षा में बैठे हो तो उस समय यह भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। यदि हम कोई सोए रहते हैं या कक्षा क्लास में बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं, तभी ये सभी प्रक्रम क्या होते हैं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हुए, इसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे आप लोग, आंसर क्या लिखना है स्टूडेंट, बता दें कहाँ से लिखना है आप लोग को। यहाँ से आप लोग लिखिएगा जीवों का अनुरक्षण कार्य नियंत्रण होना चाहिए, वह उस समय तक चलता रहा है जब तक वो कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद लिखिएगा यहाँ से वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, यहाँ से लिखिएगा आप लोग जैव प्रक्रम क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। या यहाँ से भी लिख सकते हैं आप लोग को, जहाँ से थोड़ा ज़्यादा याद करना तो ये लिख सकते हैं जीवों का अनुरक्षण कार्य नियंत्रण होना चाहिए, यह उस समय तक चलता रहता है जब तक कि कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद क्योंकि
क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए हम अनुरक्षण के प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें किसके लिए आवश्यकता सबसे पहले होती है? हमें अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। किस बात के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है? यहाँ अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है? ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। किस अनुरक्षण प्रक्रम के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीवों के शरीर के बाहर से आती है। यह ऊर्जा किसके बाहर से आती है? एकल जीव शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा का स्रोत बाहर से जीव के शरीर में हस्तांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम क्या कहते हैं? भोजन तथा शरीर के अंदर लेने को प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, पोषण की बात आ गई। अब आगे इसके देखते हैं। पोषण कहते हैं तो इसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे यदि जीवों में शारीरिक वृद्धि होती तो उसके लिए क्या होता है? उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची या सामग्री की भी आवश्यकता होती है। यदि किसी जीव में शारीरिक वृद्धि होता तो क्या होता है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहते हैं। ऊर्जा, बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री, ऊर्जा, प्रोटीनों की जरूरत होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर। जो पृथ्वी पर जीवन है छात्र, किस पर आधारित है? कार्बन के आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ में भी कार्बन है। जो अधिकांश खाद्य पदार्थ होता है, जो देखा जाता है, अधिकतर खाद्य पदार्थ में क्या होता है? कार्बन आधारित होते हैं। क्या कार्बन आधारित होते हैं? इन कार्बन स्रोतों से कि जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? जीव विभिन्न प्रकार के पोषण या प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं रहता है। पर्यावरण क्या होता है? किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। अतः ऊर्जा जो होता है, इसका ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य स्रोत क्या हो सकता है? इसका विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाना चाहिए। और क्या होता है? जो शरीर के अंदर ऊर्जा या इन स्रोत के विघटन का निर्माण क्या होता है? आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा क्या होता है? एक समान स्रोत से वह क्या होता है? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बदलते रहना चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए, विभिन्न जीवों और शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं को निर्माण उपयोगी के लिए, इसके लिए हम इसके लिए बहुत से जीवों के शरीर की क्या होती है? बाहरी गति, बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना अथवा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका एक उपयोग क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? शोषण कहलाता है। तो शोषण आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। शोषण क्या है लिखिएगा, कर कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट। शोषण क्या है? तो शोषण के बारे में नोट डाउन करने से पहले आप लोग शोषण क्या है लिखने से पहले आप लोग लिखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर, इस शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। तो आप लोग यहाँ से स्टूडेंट यहाँ तक लिख लीजिएगा। एक बार हम धीरे धीरे बोल भी देते, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कि यहाँ से यहाँ तक शोषण क्या है लिखकर आप लोग को लिखना है। उसके पहले लिखना है कि शोषण क्या है, शोषण क्या है, उसका उत्तर में लिखना है आप लोगों को कि शरीर के बाहर से
ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है, उसे हम शोषण कहते हैं। आप लोग एक बार और बोल देते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। अब यहाँ तक स्टूडेंट हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब एक कोशिकीय जीव पूरी तरह से सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोशिकीय जीव किसके पूरा जितना सतह है पर्यावरण उसके संपर्क में रहती है। अतः इन्हें हम भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थ को निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव जो पूरी सतह पर्यावरण में संपर्क में है, उसे भोजन करने के लिए न गैस आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थ निष्कासन के लिए किसी अंग की आवश्यकता उसे नहीं होती। किसको? एक कोशिकीय जीव को। स्टूडेंट, एक कोशिकीय जीव को पूरी तरह से क्या पर्यावरण में फैली हुई है और संपर्क में रहती है। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए और जे खाद्य पदार्थ को निष्कासन के लिए किसी भी इसको विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है एक कोशिकीय जीव को। लेकिन जबकि शरीर का आकार बढ़ता है तो शारीरिक अभिकल्प भी अधिक जटिल होता जाता है। तब क्या होता होगा? जब शरीर की अभिकल्प और उसके अधिक जटिल बड़ा होता चलेगा तो क्या होगा? तो बहुकोशिकीय जीवों में, अब किस में हम देखेंगे स्टूडेंट? बहुकोशिकीय जीवों में देखेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। जो बहुकोशिकीय जीव होती है आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक कोशिकीय जीव जो आसपास के पर्यावरण में संपर्क रहती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या होती है कि सभी कोशिका में आसपास के पर्यावरण में सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। अतः साधारण विसरण में सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकता है। सभी जो आवश्यकताओं को कोशिकाओं को क्या कर सकता है? पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले देख चुके हैं कि स्टूडेंट, हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों को विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर से उनके संगठन से परिचित है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत अथवा ऊतकों का कार्य है। यहाँ से हम लोग देख चुके कि बहुकोशिकीय विभिन्न कार्यों के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न अंग के विशिष्टकृत हो जाते हैं और इनमें विशिष्टकर्ता होते हैं, विशिष्टकर्त ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनका क्या होता है? संगठन से वो पहले से परिचित होते हैं, जानकार होते हैं। अतः कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होती है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। जो ऑक्सीजन होता है और भोजन का विशिष्टकृत किसके द्वारा कार्य होता है? ऊतकों का कार्य होता है। किसका? टिश्यू का, ऊतक। परंतु इसमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, पैदा होती है कि यदि भोजन का एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों से द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। एक समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जाकर स्टूडेंट कब? जब भोजन ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों से है इनकी, परंतु हमारे शरीर के सभी अंगों को क्यों इसका आवश्यकता होती है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, फिर समझते हैं कैसे होगा स्टूडेंट। आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक साथ दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए
वहन तंत्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी भोजन ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या होती है, हमें वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत, जब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए हो, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे भी उप उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिका के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। कहने की मतलब हुआ छात्र, यहाँ पर लिखा गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया कार्बन हो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। कार्बन ऑक्सीजन किसके लिए प्रयोग होता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। तब ऐसे एक उप उत्पाद का निर्माण होता है, बनता, जो शरीर की कोशिका के लिए न केवल उपयोगी होता है, हानिकारक भी हो सकता है। यानी शरीर के लिए कोई जरूरत नहीं कि लाभदायक भी हो, हानिकारक भी हो सकता है। इस अपशिष्ट के उत्पाद को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यकता होता है। जो अपशिष्ट उप उत्पाद को शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो स्टूडेंट उत्सर्जन किस लिख सकते हैं आप लोग, लिखिएगा आप लोग उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन क्या है लिख कर डैश नीचे आंसर लिखिएगा, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो स्टूडेंट उत्सर्जन क्या है आप लोग लिखिएगा। तो उत्सर्जन क्या है देखते हैं, कहाँ से आंसर इसका होगा स्टूडेंट, लिखेंगे हम अपशिष्ट उन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से यहाँ से लिखिएगा आप लोग, उन या लिखिएगा उन लिख दीजिएगा या इन्हें रहने दीजिए स्टूडेंट। इन अपशिष्ट उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम क्या उत्सर्जन कहते हैं। आप लोग उत्तर लिखिएगा उत्सर्जन क्या है स्टूडेंट, एकदम धीरे धीरे बोल दे रहे एक बार और आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि छूटे ना आप लोगों को। इस प्रक्रम को हम नहीं स्टूडेंट, यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखिएगा इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आगे हम लोग देखेंगे, यदि बहुकोशिकीय जीव में, किस जीव में, यदि हम बहुकोशिकीय जीवों में शरीरों की अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, मूल नियम का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों की कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचने को होगी। कहने की मतलब स्टूडेंट, जब हम लोग बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में अभिकल्पना जो नियम देखते हैं, मूल नियम का पालन किया जाता है, उसमें जो नियम का पालन किया जाता है, उत्सर्जन के लिए क्या होता है, विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाता है। उत्सर्जन के लिए जो ऊतक होता है विकसित, उत्सर्जन के लिए एक ऊतक का विकसित हो जाना, इसका अर्थ होता है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता है। अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है, कोशिका इसे उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचने आने की होगी। अब आइए हम जीव के अनुरक्षण करने वाले प्रक्रम के आवश्यक प्रक्रम के बारे में एक एक विचार करते हैं। क्या करते हैं, एक एक विचार करके विचार करते हैं। स्टूडेंट हम लोग आपको लिए यहाँ बताए थे, हमारे यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है 2 3 4 गो। आप लोग को ये प्रश्न हम पूरा एक चैप्टर पढ़ा देने के बाद क्वेश्चन आंसर एकदम लाइन से कराएंगे स्टूडेंट, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है आप लोग के लिए। तो यहाँ स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ हम बताए थे हमने हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में इसमें क्यों लगती है। 4 क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। और 4 नंबर क्वेश्चन, जीवन के अनुचरण के लिए आप किन उपकर्मों की आवश्यकता मानेंगे। अभी थोड़ा देर पढ़ाया है, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम
जब यह क्लास पूरा बुक पढ़ा देंगे, एक चैप्टर, ये पूरा चैप्टर क्लियर और पढ़ा देने के बाद आप लोगों के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर इसका कराऊंगा स्टूडेंट। आप लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं पोर्शन के बारे में, घबराइएगा नहीं। पूरा क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले बुक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा स्टूडेंट आप लोग के लिए। आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट पोर्शन के बारे में। जब हम टहलते हैं, जब हम क्या करते हैं, टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब हम कहीं टहल रहे हैं, टहलते हैं या क्या करते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं तो हम किसका उपयोग करते रहते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। या पैदल चल रहे हैं कहीं पर, कोई एक काम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग करता हूँ। उस सब लोग क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हों, और उस स्थिति में हम देखें कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए किसका आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में क्रम की स्थिति अनुसरण करने के लिए किसका आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि विकास, किसका विकास, वृद्धि और विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर के सभी पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जो हम पदार्थ खाते हैं वह भोजन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या समझे, मान ले कल्पना कर लिए कि हमारे शरीर में जो क्रम अनुरक्षण करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वृद्धि के लिए हमारे शरीर में जो आवश्यकता होती है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता, संश्लेषण की आदि, हमें बाहर से सभी पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह कहाँ कैसे प्राप्त होती है, ऊर्जा का स्रोत है। यह पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हम जो खाते हैं भोजन के रूप में लेते हैं, उसी रूप में हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है, प्रोटीन के रूप में मिलता है। ये हमारे शरीर में को मिलता है, इसी से हमारा शरीर का क्या होता है, वृद्धि होता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे स्टूडेंट, सजीव जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। आपूर्ति इनकी किस विधि से होती है, विभिन्न विधियों से होती है। कुछ जीवों अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जो भी जीव, जितना सभी जीव है, संसार में जीव है, उसको ऊर्जा तथा पदार्थ की क्या होती है, आवश्यकता बराबर होती है। सभी को बराबर होती है ऊर्जा या आवश्यकता, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से कर सकते हैं। जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम विभिन्न विधियों से जो ऊर्जा हमारे शरीर में जीवों को चाहिए, जितना संसार में सभी जीवों को चाहिए, लेकिन हम विभिन्न प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता इनको प्राप्त करते हैं। कुछ जीवों में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में प्राप्त करते हैं, जल के रूप में सरल पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। ये जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु है जिसमें क्या होते हैं, सारे कुछ हरे पौधे, सभी ये जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु है। अन्य कुछ जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। अन्य कुछ जीव क्या करते हैं, जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है। इन जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में खंडित करना क्या हो जाता है, अनिवार्य होता है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अब एंजाइम किन्हें कहते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग लिख लीजिएगा एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, उसके नीचे उत्तर लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग। जीव के, यहां से लिखिए, जीव के
समारक्षण तथा विधि में प्रयुक्त हो सके, इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। आप लोग एक बार और बोले, स्टूडेंट लिखिएगा, जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। यहाँ से स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद आगे स्टूडेंट हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे। अब देखते हैं स्टूडेंट इसके बाद हम लोग समपोषी के विषमपोषी के बारे में। विषमपोषी, अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। जंतु तथा कवक किसी होता है, इसी प्रकार के जीवों के सम्मिलित होते हैं। अब आइए जिस सम्मिलित होते हैं, तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे स्वपोषी में पोषण। देखते हैं स्टूडेंट, स्वपोषी में पोषण के बारे में देखेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट स्वपोषी में क्या देखते हैं हम लोग, पोषण देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट स्वपोषी में पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की होती है। जब जीव में कोई जीव है कि कारण, मान लीजिए कोई स्वपोषी को कैसे प्राप्त होता है, जो स्वपोषी है जीव को कैसे प्राप्त होता है, स्वपोषी जीव को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा, इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए कि स्वपोषी जीव को ऊर्जा तथा कार्बन किसके द्वारा पूरी होती है। तो किसके द्वारा पूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। किसके द्वारा, स्वपोषी जीवन को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। यह वह परिक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ का ऊर्जा संचित रूप से करते हैं। पदार्थ का ऊर्जा क्या करते हैं, संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग जानेंगे जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ जो ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है, वो कहाँ से लेते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं। जल के रूप में क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित करके दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। जो पौधा होता है स्टूडेंट, उसको क्या चीज़ प्रदान करने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट पौधे ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में क्या करता है, प्रयुक्त होता है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट हम अगले अध्याय में अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे कि हम यह कैसे होता है कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये क्या होता है, रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह
की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा कुछ भाग हमारे शरीर में गायकोलोचन के रूप में संकुचित हो जाती है। स्टूडेंट, क्या होता है, कुछ अनुभाग जो हमारे द्वारा जो खाए जाते हैं, भोजन जो खाए व्युत्पन्न ऊर्जा का लिया जाता है, कुछ भाग हमारे शरीर में क्या होता है, गायकोलोचन के रूप में स्थित हो जाता है। स्टूडेंट देखेंगे ये पौधा की पत्ती है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखें ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो मध्य सिरा है, मध्य सिरा कौन होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा आप लोग मध्य सिरा कौन है, ये वाला पार्ट को यह क्या कहा गया है, मध्य सिरा कहा गया है। जो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहा गया, पर्णपटल कहा गया है, पर्णपटल कहा गया है। इस वाले इसे क्या कहा गया है, सिरा कहा गया है। अब नीचे जो यहाँ पर रेड कलर के आप लोग को यहाँ पर देख रहे हैं, रेड कलर का क्या, फोलायम जाइलम है, क्या है। और नीचे देखिए आप लोग ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का पार्ट, यह जो पार्ट दिख रहा है नीला कलर का पार्ट आप लोग को दिख रहा है, इस वाला नीला पार्ट वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे संवहन का जाइलम का बंडल कहते हैं, संवहन का मंडल। और इसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इस पार्ट को यहाँ से आया, ऐसे आया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे कर इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को हम क्यूटिकल मोमी कहा जाता है, क्यूटिकल मोमी, इस पार्ट को क्यूटिकल मोमी कहा जाता है। इस वाला पार्ट को ऊपरी बाह्य त्वचा कहा जाता है। नीचे यहाँ पर जो ई वाला इस पार्ट है, ऐसा ऐसा है, गोला गोला कला करके है, इससे हम हरित लवक कहते हैं, क्या कहते हैं, हरित लवक। और नीचे से यहाँ पर जो ई है, इस साइड को हम अवायु कोष कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग ने देखा, नीचे यहाँ पर देखेंगे इसे द्वार कोशिका कहा जाता है, क्या, इसे द्वार कोशिका हो गया ये पहला पार्ट। इस तरह से तो आगे हम लोग स्टूडेंट चलते हैं, देखते हैं। C6O2 प्लस 12H2O ऊपर क्लोरोफिल होगा 6,6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O ग्लूकोज। स्टूडेंट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स डाउन कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण भी पूछा जाता है, सूत्र आपको लोगों को पूछा जाएगा। C6O2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल ऊपर से C बटे सूर्य प्रकाश हो जाएगा, इक्वल टू 6,6H12O6 प्लस CO2 CH2O। अब ग्लूकोज का कोई सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C6H12O6 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम में आवश्यकता में क्या होता है। इस प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित घटनाएं होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित घटना लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा होने वाले घटनाओं को अब लिखे। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा स्टूडेंट कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रक्रम के दौरान लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग, बोल रहे स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान बोल दे रहे स्टूडेंट, आप लोग लिख लीजिए। प्रकाश यहाँ से लिखिएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित कौन सी घटना है होने के समय कौन सी घटना घटती है। तो लिखिएगा आप लोग, प्रकाश प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटना के दौरान कौन सी घटना घटती है, आप लोग लिखे। आंसर हो जाएगा, लिखेंगे प्रकाश प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटना घटती है। पहला लिखेंगे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया करना होता है। तो आप लोग ये इसको लिख लीजिएगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा बात को हम लिखेंगे स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यही सब घटना घटती है स्टूडेंट। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को क्या करना,
हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजनों में अपघटन करना। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल को एक के बाद एक दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुभिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मरुभिद जो पौधे होते हैं क्या ऑक्सीजन रात्रि में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद अपना बनाते हैं। आइए हम देखें कि अप्रयुक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो किस प्रकार आवश्यक है इसके बारे में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। यदि आप ध्यानपूर्वक इस पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी का अवलोकन करेंगे तो चित्र 6.1 में आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिका में क्या होते हैं, हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट करते हैं। तो आप लोग क्लोरोप्लास्ट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट लिख कर लिखिएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है तो लिखिएगा हरे पौधे जो ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरे पौधे को हम कोशिकांग, हरे पौधे के बिंदु के नहीं यहीं से लिखिएगा स्टूडेंट, आप लोग वैसे नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा, यहीं लिखिएगा ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो स्टूडेंट कल आज इतना ही तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे स्टूडेंट। अब कल देखेंगे इससे आगे हम लोग। आप लोगों को वीडियो को क्या करना है स्टूडेंट, शेयर करना है दोस्तों के पास। तो दोस्तों को बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग भी लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, कैसा वीडियो लगा आप लोग बता सकते हैं स्टूडेंट। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 82 10 14 48 62 पे 48 62 पे कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा पहले आप लोग, ठीक ना, मैसेज कीजिएगा और आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। आप लोग एक बार और बोलते हैं आप लोगों को स्टूडेंट को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को बोलना है, आप लोगों को बोलिएगा। अब हम लोग कल फिर देखेंगे इससे आगे वीडियो, आप लोग पार्ट लेकर आएंगे। हम 3-4 दिन में कोशिश करेंगे इसको चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और 1-2 दिन क्वेश्चन आंसर कराने में लगेगा, 6 दिन चलेगा इस चैप्टर को, 6 से 7 दिन में ख़त्म कर देंगे। धीरे धीरे चलेंगे, 0 लेवल से चलेंगे। थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट।